आज के हमारे आपके रेडियो के इस एपिसोड में हमारे साथ है आर.एस. राठी जी। आर.एस. राठी जी हरियाणा के गुड़गांव डीएलएफ फेज 1 और फेज 2 में जो वार्ड 34 पड़ता है उसके काउंसलर चुने गए हैं, इंडिपेंडेंट काउंसलर। आइए आज हम बात करते हैं राठी जी से उनकी इस राजनीतिक जर्नी के बारे में, क्या क्या कठिनाइयां आई हैं, उनके क्या क्या गोल्स हैं, और इसके साथ हम जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में भी कुछ खट्टे मीठे किस्से। राठी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार साथियों। तो राठी जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप वार्ड नंबर 34 से काउंसलर हैं। कितने साल हो गए आपको काउंसलर रहते हुए? मुझे तो 3.5 साल हुए हैं। ओके। और आप कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? आम आदमी पार्टी से। हमारे देश में इतनी पार्टियां हैं, तो आप आम आदमी पार्टी से स्पेसिफिकली क्यों जुड़े राठी जी? मैं पहले डीएलएफ के अंदर चीफ मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर था। 15-16 साल तक मैंने काम किया। उसके बाद मैं यहाँ पर डीएलएफ की एक बहुत बड़ी आरडब्ल्यू है, डीएलएफ कोतुन के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो पांचों फेज को बिलोंग करती है। उसके 10,000 लाइफ मेंबर हैं। तो उसका मैं पहले 2001 में प्रेसिडेंट बना। फिर कंटिन्यू एवरी 3 ईयर्स के बाद इलेक्शंस होते हैं। मैं कंटिन्यू 3 टर्म्स यहाँ प्रेसिडेंट रहा। और अल्टीमेट फिर यहाँ पर 2008 में कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी। पहले यहाँ पर नगर परिषद थी, फिर कॉर्पोरेशन कंस्टिट्यूट हुई। तो 2011 में इलेक्शंस हुए, तो ये सबसे पहले लेडी सीट डिसाइड हुई। क्योंकि मैंने यहाँ पर रेजिडेंट में काम किया हुआ था, तो इसलिए फिर लेडी सीट मैं तो कॉन्टेस्ट कर नहीं सकता था। मेरी वाइफ ने यहाँ से कॉन्टेस्ट किया, तो वो इलेक्ट हुई 2011 में। 2011 टू 2016 तक वो काउंसलर रही। और 2017 में फिर इलेक्शन दोबारा हुए, तो अब ये जनरल सीट हुई, तो मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, तो मैं इलेक्ट हुआ यहाँ से। और ऐसा क्या है राठी जी, 20 साल से आप इस एसोसिएशन में लगातार जीतते आ रहे हैं? हाँ जी। रीजंस क्या है कि मैं बेसिकली लोगों के बीच में रहता हूँ सुबह से शाम तक। और यही एक वजह, ये वार्ड सबसे, गुड़गांव का सबसे मतलब एलिगेंट वार्ड कह लीजिए, सबसे एजुकेटेड वार्ड कह लीजिए, और सबसे बेहतर वार्ड कह लीजिए। उसके अंदर मैं भी हरियाणा के, जैसे आप हिसार से, मैं भी मैम के पास से गांव है निंदाना, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं यहाँ पर 86 में मैंने कंपनी ज्वाइन की, तो तब से मैं यही हूँ। तो यही बेस है, तो इस वजह से यहाँ लोगों के बीच में काम करता रहा। बेसिक कम्युनिटी पे काम किया मैंने यहाँ पर। जैसे आप बेसिक कम्युनिटी यहाँ पर जो हुडा एक्ट है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, उसके ऊपर बहुत काम किया है। और लगातार जितने भी गुड़गांव की बेसिक कम्युनिटी के लिए मैंने बेसिकली यहाँ पर एक प्रेशर प्रैक्टिस क्या होती है हमारे एसयून के टाइम से, कि हम अल्टीमेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हमारी एसोसिएशन ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में 5 केस और हाई कोर्ट में 11 केस फाइल किए थे यहाँ की बेसिक कम्युनिटी के लिए, अलग अलग इश्यूज के ऊपर। हाउस टैक्स के ऊपर, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर के ऊपर, या लैंड यूज के ऊपर, और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट इनक्रोचमेंट के ऊपर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज के ऊपर हमने फाइट किया। अल्टीमेट जो भी अचीवमेंट हुई हमारी, लीगल बैटल हमारी बेहतर रही। तो राठी जी, मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा स्टॉप करूंगा। तो आपने ये जो बताया कि आपने सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशंस की आपकी सोसाइटी वालों की तरफ से, तो ये जो इश्यूज थे, जो मुद्दे थे, ये आपकी सोसाइटी से लिमिटेड थे? थोड़ा सा मुझे एक दो मुद्दे के बारे में हाँ, डिटेलिंग देंगे? मैं कुछ पहले हमारी डीएलएफ को तुम के रीजनल वेलफेयर ने फाइट किए। फिर मैं यहाँ पर हमारी जितने भी एरिया है, जैसे सन सिटी है, आरडी सिटी है, सुशांत लोक 1 है, साउथ सिटी 1 है, वहाँ पर भी आरडब्ल्यू थे। जैसे हमारी डीएलएफ के आरडब्ल्यू थे, डिफरेंट आरडब्ल्यू थे। फिर हमने एक बॉडी कंस्टिट्यूट की, गुड़गांव सिटीजन काउंसिल, मतलब पूरे गुड़गांव की एक बॉडी है, जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। अभी भी मैं उसी का प्रेसिडेंट हूँ। जो एक बॉडी है, तो उस बॉडी ने पूरे गुड़गांव के इश्यूज टेकअप किए, उनको भी लेकर गए। पहले हम एरिया वाइज लेते थे, बाद में हमने पूरे गुड़गांव के इश्यूज को टेकअप किया। जो गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, वो भी हमारे ही इनिशिएटिव से हमने फाइट किया, कंटिन्यू उसी के बेसिस पे बनी। तो राठी साहब, आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, जैसे कि आपने बताया, क्या कारण रहे कि आपको आम आदमी पार्टी ही ज्वाइन करनी पड़ी? मैं असल में यहाँ देख रहा था गुड़गांव के अंदर ना, क्योंकि जब हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और वो महम कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करता हूँ, तो पॉलिटिक्स तो हमारे उस खून में ही है। मैं यहाँ देख रहा था ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स है यहाँ पर,
उसके अंदर क्या है कि जैसे काउंसलर इलेक्ट होते हैं, तो वो परचेज होते हैं। मतलब कोई 50 लाख को, 60 लाख को, 70 लाख, कोई 90 लाख तक की बोली लगती है, फिर वो मेयर को कंस्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है। लेकिन जब मैंने देखा कि जब आप खुद अपने, आप एक गरीब आदमी को कहता है जी अपनी वोट बेच रहे हैं, जब आपने पूरे वार्ड की वोट बेच दी तो आप क्या काम करेंगे। और ब्यूरोक्रेसी हरियाणा के अंदर कॉर्पोरेशन जो एक्ट है वो बहुत वीक एक्ट है, क्योंकि यहाँ पर म्युनिसिपल कमिश्नर की पावर ज़्यादा है, मेयर की पावर कम है, और फिर आप कुछ काम नहीं करवा पाते। जब पहली टर्म में मैंने देखा, तो अल्टीमेट ये देखा कि यहाँ पर अगर ऑनेस्ट पॉलिटिक्स की जाए तो आप बेहतर काम करवा सकते हैं। तो वो उसी वजह से मैं जुड़ा हुआ हूँ गुड गवर्नेंस और ऑनेस्ट पॉलिटिक्स के लिए। क्या ये कहना सही रहेगा कि हरियाणा का पहले पब्लिक ऑफिस आपके पास है, आम आदमी पार्टी की तरफ से, हाँ, हाँ, या आपसे? हाँ। हाँ, पहला जो एज ए काउंसलर का ऑफिस मेरे पास ही है। पूरे हरियाणा में शायद इस समय राजनीति का जो हाँ, हाँ। जीरो है, मतलब कि आम हाँ, आदमी हाँ। पार्टी का RS हाँ। राठी जी उस शून्य से एक ऊपर आ चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आज की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं राठी साहब? देखो, हरियाणा के अंदर क्या है कि वही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है कि हरियाणा दिल्ली दिल्ली अगर सपोज करो कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर है, हरियाणा मोर देन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत बड़ा एरिया है। और डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो राजनीतिक फैमिलियां हैं वो वहां कंट्रोल करती हैं। लेकिन हमें एज ए हरियाणा के अंदर इशूज लार्ज स्केल्स पे फाइट करना पड़ेगा, जब जाकर आम आदमी पार्टी सॉरी। आगे बढ़ पाएगी। हाँ, अभी हरियाणा हमने आम आदमी पार्टी ने भी 4 जोन बनाए। एक एक साउथ जोन है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, एक सेंट्रल जोन है जिसका रोहतक बेस है, एक वेस्ट जोन है जिसका हिसार बेस, और एक ईस्ट जोन है जिसका बेस करनाल में है। 4 प्रेसिडेंट बनाए। पहले नवीन जैन थे, तो अभी नवीन जैन अपने कारणों की वजह से छोड़ गए हैं, मतलब एज ए प्रेसिडेंट काम नहीं कर रहे। गुप्ता जी प्रभारी हैं, तो हम 4 ही एज ए प्रेसिडेंट जोन वाइज काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? कैसे आप उस पर प्लान कर रहे हैं? हाँ, हाँ। आने वाले टाइम में देखो, अभी बीजेपी का तो ग्राफ डाउन होता जा रहा है डे बाय डे, और कांग्रेस के ऊपर कुछ सेगमेंट में कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर इतना भरोसा नहीं किया जाता। तो मुझे तो आम आदमी पार्टी का ही फ्यूचर लगता है। और क्या कारण तो गवर्नेंस का ही है, गुड गवर्नेंस और बेसिकली ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, यही एक कारण रहेगा। और लोगों के बीच पहुंचने का और काम करने का यही एक जज्बा रहेगा। आ, दिल्ली में दिल्ली सरकार ने काफी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की है। उसमें से आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है? आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी पॉलिसी आप हरियाणा में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं? बेस्ट पॉलिसी तो दिल्ली में एजुकेशन पे ही है। और हरियाणा में बेसिकली क्या है, जैसे जो मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे गुड़गांव है, पंचकुला है, करनाल है, तो यहाँ प्राइवेट स्कूलों की भरमार है और जिसकी फीस बहुत हैवी फीस है। तो वो एक सब्जेक्ट आज के दिन हमने भी मूवमेंट चलाया है गुड़गांव में, जो ये प्राइवेट स्कूलों की जो ट्यूशन फीस, सरकार ने बोला ट्यूशन फीस, लेकिन ले नहीं पा रहे क्योंकि वो टोटल फीस मांगते हैं। तो ये एजुकेशन की पॉलिसी बेहतर है अगर इसके बारे में ज़्यादा काम किया जाए। और हॉस्पिटल सेकंड पॉलिसी है। इन 2 चीज़ों पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज हरियाणा में अगर एज ए रिमोट एरिया में या रूरल एरिया में जाएँ तो इसी पे ज़्यादा लुटाई हो रही है, एजुकेशन पे और हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। राठी साहब, आपकी इतनी बढ़िया जॉब थी, कह रहे थे कि यू वर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में बहुत पढ़े लिखे एंड आई एम अज्यूमिंग अपर प्रिविलेज्ड लोग, धनाढ्य जिनको कह सकते हैं, तो आपको क्या, क्यों इस राजनीति में आने की जरूरत पड़ रही है? मतलब कि अपने एसोसिएशन तक ठीक थे, बढ़िया था, काम चल रहा था, इससे बाहर निकल के आपको क्यों लगता है कि आपको इस राजनीति में आना चाहिए? नहीं, मुझे खुद के ऊपर फेथ है कि मैं अगर राजनीति में आता हूँ तो बेहतर कर पाता हूँ, और यहाँ कर भी रहा हूँ बेहतर। मतलब आप अगर आप देखेंगे पूरे वार्ड्स का एरिया उठाकर देखेंगे, सबसे बेहतर मैं ही काम कर रहा हूँ। और जब करप्ट पॉलिटिक्स में जब ऑनेस्ट पॉलिटिशियन होता है तो ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल कर पाता है, इंजीनियरिंग पे कंट्रोल कर पाता है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैं बेहतर काम करवा सकता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं अगर एमएलए वगैरह इलेक्ट हो जाता हूँ और सरकार में जाता हूँ तो और भी अपना एरिया को बेहतर अचीव कर सकता हूँ।
एज ए काउंसलर आप अपने कुछ 4 या 5 काम बताएंगे? आप ये समझिए कि इस समय पूरे भारतवर्ष के काउंसलर आपको सुन रहे हैं। माने या ना माने अलग बात है, लेकिन अगर आप उनको 4 या 5 कुछ बुलेट पॉइंट बताना चाहें, भारतवर्ष के जितने भी काउंसलर हैं, स्पेशली आम आदमी पार्टी के जो अभी महाराष्ट्र में, गुजरात में भी चुने गए हैं, पंजाब में उनके चुने गए हैं, अगर आपको कुछ बताना चाहते हैं कि क्या नई चीजें वो कर सकते हैं, आपने ऐसा क्या किया, क्या प्रॉब्लम, थोड़ा सा 2 या 3 मिनट अगर आप इस पे बताना चाहें प्लीज। हाँ जी। अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में कॉरपोरेशंस की पावर डिफरेंट डिफरेंट हैं। जैसे मेजर सिटी है दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, ये सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है, बहुत पुरानी कॉरपोरेशन है। तो इनके अंदर मेयर मेयर की और इलेक्टेड काउंसलर्स की पावर गुड़गांव से बेहतर है। हमारे एक्ट में मेयर सिर्फ मीटिंग कंडक्ट कर सकता है, हाउस मीटिंग कंडक्ट कर सकता है, वो एसीआर नहीं लिख सकता, कोई उसका फंड नहीं होता। एक फाइनेंस कमेटी होती है, उसमें सिर्फ जो प्रोजेक्ट 1 करोड़ से ज़्यादा और 2.5 करोड़ के बीच का जो प्रोजेक्ट होते हैं वो आते हैं, तो वो उसमें अप्रूव करते हैं, अप्रूव हो पाते हैं। और उसके बाद सारा सारा काम कमिश्नर्स का और इंजीनियरिंग का होता है। तो हम उसमें चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हम हरियाणा में 74 अमेंडमेंट लागू करना चाहते हैं। 74 अमेंडमेंट में क्या होती है कि एज ए कॉरपोरेशन में प्लानिंग भी कॉरपोरेशन में है, एग्जीक्यूशन में कॉरपोरेशन में, इम्प्लीमेंटेशन भी कॉरपोरेशन में है। लेकिन अभी यहाँ सिर्फ कॉरपोरेशन का काम, मेजर प्रोजेक्ट्स का कोई काम नहीं, सिर्फ सैनिटेशन का काम है या छोटे मोटे इशूज पर वाटर सप्लाई पे ले लीजिए। बाकी मेजर काम यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। हम ये चाहते हैं कि कॉरपोरेशन के पास पूरे सिटी की प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन सारी पावर आनी चाहिए। ये इस डायरेक्शन में कई बार हम दे भी चुके हैं, चीफ मिनिस्टर को भी ज्ञापन दे चुके हैं और जो लोकल बॉडी मिनिस्टर उसको भी दे चुके हैं। तो इस सरकार कर रही है, क्योंकि अब बीजेपी को ये पता चलता है कि अब अर्बन में अगर रहना चाहते हैं तो कॉरपोरेशन को जो एक्ट में प्रोविजन है उसको बेहतर बनाना पड़ेगा और मेयर को एसीआर लिखने की पावर देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हरियाणा में नेक्स्ट इलेक्शन मेयर के डायरेक्ट इलेक्शन होने हैं। तो इसलिए वो कॉरपोरेशन को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं और उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और रही बात दूसरी, आप देखेंगे कि यहाँ कामों के, वैसे तो ये हमारे वाला एरिया एज पर बिल्डर लाइसेंस एरिया बोलते हैं इसको, ये हर एक चीज से बेहतर है। लेकिन बिल्डर को जो लाइसेंस मिलता है वो उसी टर्म्स के ऊपर उसकी डेवलपमेंट करता है। अगर उसको 84 में लाइसेंस लिया, 84 में जो नॉर्म्स थे बहुत माइनॉरिटी नॉर्म्स थे, और आज 2020 के अंदर जो नॉर्म्स हैं वो पूरे चेंज हो चुके हैं। पहले बिल्डिंग बाय लॉज था वो 2.5 स्टोरी अलाउड था, अब चार प्लस स्टिल्ट अलाउड हो गया है। तो इसके लिए अपग्रेडेशन की जरूरत है। तो मैं अपने एरिया के अंदर 100 अप्रोक्सीमेट 200 करोड़ के जो काम प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। जितना भी अपग्रेडेशन हो रहा है, वाटर सप्लाई के अंडरग्राउंड कैपेसिटी बढ़ रही है, वाटर सप्लाई की लाइनें डल रही हैं, प्लस सीवरेज की कैपेसिटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रिसिटी में स्मार्ट ग्रिड, हमारे जोन को बेसिकली स्मार्ट ग्रिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कैमरे लगा रहे हैं। सिक्योरिटी का बेहतर सिस्टम है, क्योंकि हरियाणा के अंदर आप पुलिस स्टेशन तो जरूर हैं, लेकिन प्राइवेट एरिया के अंदर सिक्योरिटी आपको खुद रन करनी पड़ती है। और गेट्स के प्रोविजन, गेटेड प्लॉटेड एरिया को गेटेड बना रहे हैं। एक एक्ट का प्रोविजन, जैसे वर्टिकल कंडोमिनियम का एक्ट होता है, कंडोमिनियम एक्ट बोलते हैं उसको, हम हॉरिजॉन्टल कंडोमिनियम एक्ट को भी फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। विद इन 6 मंथ हम इसको फॉर्मुलेट कर पाएंगे, क्योंकि सरकार को हमने एक्ट बना कर दे दिया है कि भी ये एक्ट होना चाहिए। तो इन डायरेक्शंस में हम काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन का पहले ऑफिस नहीं था, कॉर्पोरेशन का ऑफिस अप्रूव करवा दिया, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर कोई मेजर एक ही स्टेडियम है, उस स्टेडियम, एक बड़ा स्टेडियम बनवाने के लिए उसका भी हम, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पोरेशन नॉट ओनली हरियाणा की, अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया की सबसे सेल्फ फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जिसके पास अपने पैसे हैं। बाकी तो स्टेट और सेंटर से लेते हैं बजट, लेकिन इस कॉर्पोरेशन के पास अपने खुद की 1100 करोड़ की एफडी है, और टैक्स पेयर यहाँ पर अच्छा टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी भी सरकार से ग्रांट लेने की जरूरत नहीं होती है। क्या आप हम अपनी अपने पैसों से स्पेसिफिकली ही, अपने अपने वार्ड की बात कर रहे हैं? नहीं, टोटल कॉर्पोरेशन की बता रहा हूं। मेरे वार्ड तो सबसे हायर टैक्स पेयर है, जबकि अगर पूरे वार्ड में अगर हमारा हाउस टैक्स 250 करोड़ रुपए आता है, मेरे अपने वार्ड का लगभग 100 करोड़ का टैक्स जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा वार्ड है ये। और इसका टैक्स पेइंग कैपेसिटी भी 80% लोग पे करते हैं, बाकी ओल्ड सिटी में तो 40-45% पे करते तो इसका जो फाइनेंस जो रखता है वो पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव रखता है, आप ये बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हैं? ठीक है जी। तो अभी करंटली जबकि आपके दूसरी क्या, कॉर्पोरेशन है,
दूसरी कॉरपोरेशन है फरीदाबाद, उसके पास कोई फंड नहीं है, वो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती है। जबकि सबसे पुरानी कॉरपोरेशन हरियाणा की 94 में फरीदाबाद की कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, लेकिन वो जो करप्शन की वजह से उस कॉरपोरेशन की हालत होगी, जबकि वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ इसको बेहतर मैनेज किया जाए तो ये कॉरपोरेशन ठीक चलेगी, अगर इसको बेहतर मैनेज नहीं करेंगे तो फरीदाबाद वाली हालत हो जाएगी। करप्शन में, सॉरी, कॉरपोरेशन में लोग करप्शन कैसे करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। कॉरपोरेशन में करप्शन क्या होता है कि एक तो हरियाणा के अंदर जो लोकल बॉडी डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको, इस मिनिस्ट्री के अंदर अपना कोई कैडर नहीं है। मतलब अब इंजीनियरिंग का कैडर बनाना स्टार्ट किया है, दूसरे डिपार्टमेंट से इंजीनियर आते हैं। जब दूसरे डिपार्टमेंट से इंजीनियर आते हैं तो अपने डिपार्टमेंट, वो उनको पता है मुझे 3 या 4 साल के बाद वापस अपने मेन डिपार्टमेंट में चला जाएगा। एक्शंस वही वही डिपार्टमेंट लेता है, लोकल बॉडी नहीं ले सकती है। उसके एसडीओ से ऊपर जो चार्जशीट होती है वो मेन डिपार्टमेंट करता है, तो वो यहाँ आकर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, वो अपना करप्शन करने स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा क्या है, जितने भी काउंसलर हैं, मतलब सब जर्नल, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, क्योंकि 33% लेडी सीट है, प्लस दूसरी उस पर भी रिजर्वेशन भी है इसके अंदर, तो वो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। एस्टिमेट्स का भी यहाँ पर क्या होता है कि इन्फ्लेटेड एस्टिमेट बनते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, हमें 1 एकड़ का पार्क डेवलप करना है। पार्क 1 एकड़ पार्क में बाउंड्री वॉल बननी है, ट्रैक बनना है, तो 7 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन वो आदत बनी हुई है कि भी ठीक है, 20 लाख 15 लाख प्लांट्स में लगा दो। प्लांट्स किसने देखने, लगाने कब लगाने नहीं लगाने, उसमें ये मैंने आके बंद करवाया। दूसरा क्या है कि ऑफिस ऑफिस बिल्डिंग बननी है। अब मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं खुद डिजाइनर हाउसेज बनाता हूँ, मुझे पता है कि 2000 रुपये, 15 से 2000 रुपये स्क्वायर फीट से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। मेरे ऑफिस का एस्टिमेट 1000 फुट ऑफिस का 50 लाख का बना दिया, वही ऑफिस मैंने 15 लाख में बना के एग्जाम्पल पेश किया कि बेहतर ऑफिस बना दिया आपका 15 लाख में। दूसरा क्या करते हैं, जैसे किसी सेक्टर में कोई भी कंप्लेंट आती है, उसकी पाइपलाइन चेंज करते हैं, वो कहते हैं जी पूरे सेक्टर की पाइपलाइन चेंज कर दो। मैंने कहा सेक्टर तो आपने 7 साल पहले टेक ओवर किया है, जबकि मैं डीएलएफ के अंदर 40 साल से अगर कोई पाइप टूट जाती है तो उसके टुकड़े चेंज करा के मैनेज कर रहा हूँ। तो आप कैसे पूरी 15 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर से यूज कर रहे हो? इस तरह की चीजें होती हैं, अगर आप नहीं ध्यान देते, तो इन्फ्लेटेड इसमें, कोटेशंस होती हैं, अपने तो राठी साहब अपने इसमें दो, ग्रुप के कॉन्ट्रैक्टर को लेके आते हैं। तो राठी साहब इसमें दो चीजें आती है। एक तो चीज आती है कि आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज नहीं है, उसके कारण कोई दूसरा आपको चपत लगा रहा है। हाँ हाँ एक दूसरा होता है कि एक बार चपत लगने के बाद अगर मैं इधर उधर भी बात करूं, पूछूं, इंटेंट मेरी अच्छी है, तो मुझे पता भी लग जाता है कि नहीं यार, उसने मेरे को चपत लगाई है, अगली बार नहीं लगने दूंगा। तो अभी जो काउंसलर हैं, आपको क्या लग रहा है कि एजुकेशन की भी कमी है या फिर इंटेंट की भी कमी है कि वो उनके साथ लग के खा भी रहे हैं? हाँ, वो इंटेंट की कमी है। देखो, एजुकेशन की इतनी नहीं होती जितनी इंटेंट की कमी होती है। उनको पता है कि भी मुझे तो यहाँ से पैसे बनाने हैं। अब क्योंकि कुछ जैसे हम तो अपना काम भी करते हैं रोजी रोटी के लिए, कुछ काउंसलरों का सब सब्जेक्ट यही होता है भी सारा दिन इसी में निकालना है और अपने आप कैसे आता है। जब जो काउंसलर आप 90 लाख रुपए में सेल हो जाता है, वो काउंसलर का उसका फोकस क्या होता है? यही है। 50 लाख में 90 लाख में सेल हो जाता है तो उसका क्या काउंसलर हो जाता है? तो उसको पैसे कमाने हैं, फोकस ये 5 साल बना पैसे का। इंजीनियरिंग से मिलकर एडजस्टमेंट होती है। अब मैं अकेला आम आदमी पार्टी से हूँ, मैं आवाज उठाता हूँ हाउस में, तो जब क्या होता है कि दूसरे काउंसलर मुझे काउंटर करने के खड़े होते हैं, वो कर नहीं पाते क्योंकि मैं सब्जेक्ट नॉलेज है। लेकिन सारे जमीन बेचने के लिए सारे इकट्ठे होते हैं, मैं अकेला आवाज उठाता हूँ, मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, लोकल बॉडी मिनिस्ट्री को भेजता हूँ, तो कमिश्नर वगैरह नाराज हो जाते हैं, मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई थोड़ा बार सा क्या होता है थोड़ा सा मुझे इसके बारे में थोड़ा स्पेसिफिकली बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जो अभी आपने वर्ड यूज किया, हाउस में बोलता हूँ, तो काउंसलर हाँ की कैसे मीटिंग होती है, थोड़ा इनके सेशंस कैसे होते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए। टोटल हाँ हाँ कितने हैं, हरियाणा में कितने हैं, गुड़गांव में कितने हैं, थोड़ा सा इसका एक आइडिया दीजिए गुड़गांव के हिसाब से। हाँ, जैसे हरियाणा के अंदर ना 6 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, पंचकूला, हिसार, रोहतक और सोनीपत। सोनीपत के भी इलेक्शन होने हैं। और हमारे, अब एग्जांपल ले लेते हैं गुड़गांव का। हमारे गुड़गांव के अंदर ना 35 वार्ड है। वैसे एज पर रूल मीटिंग हर महीने एटलीस्ट 1 मंथ में एक मीटिंग होनी चाहिए, हाउस की मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन जब मेयर इनकम्पिटेंट होती है तो उस वजह से मीटिंग नहीं हो पाती है, तो वो मीटिंग फिर 2 महीने में, कभी कभी 3 महीने में मीटिंग होती है। और जब कहाँ हमारे होती है मीटिंग?
ये मीटिंग मतलब जैसे यहाँ पर हमारा एक जॉन हॉल है, वहाँ होती है, या फिर हमारा पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस है, वहाँ होती है, क्योंकि जहाँ 35 काउंसलर बैठ सकते हैं। और कई बार छोटी मीटिंग करनी होती है, कॉन्फ्रेंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में खुद का ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ होती इसकी है। कोई रिकॉर्डिंग भी होती है हाँ हाँ हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग होती है। या फिर ऑनलाइन भी, जैसे हम राज्यसभा या लोकसभा के सेशन या विधानसभा के देख पाते हैं कई बार, ऐसे नहीं, ऐसी कई वो वीडियो? बेसिकली होती तो है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं। उनका खुद का ही मीडिया होता है कॉर्पोरेशन का, जिसके सारे वो वीडियोग्राफी करते हैं। लेकिन जैसे मेरी वजह से मीटिंग 3-3 महीने होती नहीं है, क्योंकि ओपन मीटिंग करते तो मीडिया को बुलाना पड़ता है। जब मीडिया बोलेगा तो उनकी बेइज्जती होगी। जो मैं तो करप्शन के इशू रेज करता हूँ, तो वो इसलिए 3-3 महीने मीटिंग नहीं हो पाती हैं। तो अच्छा अभी अच्छा मीटिंग हमारी ड्यू, हम लिखते रहते हैं, सरकार को अच्छा भी लिखते हैं, मीटिंग कॉल से। तो बताइए फिर अब, हाँ, मीटिंग में क्या क्या मुद्दे, जैसे बताइए जैसे थोड़ा सा। मीटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर ना रेवेन्यू रस्तों को सेल करना होता है। सेल मतलब रेवेन्यू रस्ते के रूल क्या है कि एक पॉलिसी है कि जो रेवेन्यू, जिस सपोज करो एक चकरपुर गांव का रेवेन्यू रास्ता आपको एक्वायर करना है, तो सेम वैल्यू की लैंड आपको एक्सचेंज में देनी है। ये क्या करते हैं, अ, उसी अगर उस वैल्यू की जमीन, सपोज करो कि मेरे का 17,000 रुपये स्क्वायर यार्ड रेट है, सर्कल रेट, और उसी वैल्यू की यहाँ से 10-20 किलोमीटर में अगर आप दोगे, तो उसका सर्कल रेट 20,000 है। भाई वो इतने इक्वल जमीन दे देते हैं। हम ये कहते हैं भी आप इसकी 17,000 वैल्यू की जमीन दो आप। लेकिन वो क्या होता है, काउंसलर जो मेजोरिटी उसके साथ मिल जाती है, तो वो फिर पास कर देते हैं हाउस में। मैं आवाज करता रहता हूँ, ये जमीन की वैल्यू तो 5 लाख है, आपने जमीन ली है 1 करोड़ की जमीन ली है, तो एक कितना मिनट, कंपैरिजन नहीं है। नहीं, ये किसको एक्सचेंज करते हैं? आप कह रहे हो कि ये एक्सचेंज? एक्सचेंज रेवेन्यू रास्ते जो होते हैं ना, जैसे अभी कोई भी रेवेन्यू रास्ता आता है बिल्डर लाइसेंस एरिया में, वो बिल्डर यूज करता होता है रास्ते को, वो उस रास्ते को लेता है और उसके बदले दूसरी जमीन इक्वल लैंड दूसरी देनी होती है उसको। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी बिल्डर कह रहा है कि भाई मुझे यहाँ थोड़ी सी सड़क बनानी है अपनी सोसाइटी के लिए, ये हाँ आप हाँ मुझे दे दो। ये मतलब कि छोटा सा 100 गज का एरिया, जितना भी एरिया है, इतना मैं आपको कहीं पे और आपको दे दूंगा, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर चला, सरकार के उसमें चला जाएगा। हाँ हाँ मतलब यहाँ हाँ, तो पे यहाँ पे वो बिल्डर, यहाँ, एक्चुअली में जो मेन बिल्डर है, उसके पैसे हाँ बच हाँ रहे हैं, और वो कहीं हाँ ना कहीं जो कॉर्पोरेशन है उनको खिला रहा है, ऐसा कुछ? हाँ हाँ जी, हाँ 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 सर। ओके, ठीक है। तो एक तो एक इशू ये होता है। दूसरा क्या होता है, जब आप कोई भी हाउस के अंदर प्रपोजल, प्रोजेक्ट अप्रूवल की कोई प्रपोजल लेके आते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई आपने जो रेट एनालिसिस किए हैं इसका बेसिस बताइए। तो वो नहीं बता पाते, तो हाउस में उसकी आवाज उठती है। अब एक एक इसमें इसमें एक मिनट, आपके 35 वार्ड है गुड़गांव में, किस हाँ जी, पार्टी के कितने वार्ड है? अ, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ और एक कांग्रेस से है, बाकी सारे पहले इंडिपेंडेंट। वैसे तो बीजेपी के 12 आदमी इलेक्ट हुए थे, लेकिन वो सारे के सारे बीजेपी ज्वाइन कर गए। तो आपको नहीं ऑफर आए सर? नहीं आया मुझे ऑफर, लेकिन मुझे करने नहीं दिया ज्वाइन। जब मैं मेरा कॉन्सेप्ट ही दूसरा है। हम कैसे पहले आता बार है भी नहीं ऑफर? ज्वाइन किया था। थोड़ा सा पहले कांग्रेस बताइए। थी। हाँ ये मतलब कि आजकल हम सेल परचेज बहुत सुनते रहते हैं, थोड़ा सा बताइए हाँ, कैसे आता है ऑफर? तो ऑफर मैं बताता हूँ। घर पे लेके आते, थैला लेके आते हैं, भाई नए नए नोट आप ले लो। और एक नहीं, मतलब जिसको मेयर, देखो 3 आदमियों को बनना है, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, 3 को बनना है। और तीनों अपना एक गठजोड़ करते हैं कि भाई ठीक है, हम इकट्ठे करके पैसे लगाएंगे कि भाई ठीक है 7 करोड़ रुपए टोटल वर्कआउट होते हैं, 7 या 8 करोड़ रुपए हम लगाएंगे। तो वो लेके आते हैं। मेजोरिटी अगर 20 आदमी को परचेज कर लेते हैं, उनका मेजोरिटी हाउस की हो जाती है उनकी, मतलब वो बन जाते हैं तीनों आदमी पे। 35 में से अगर 20-21 वोट आपके भी पोल हुई। लेकिन जब आपको अगर सच्ची राजनीति करनी है, तो अगर ब्यूरोक्रेसी को पता है कि आदमी सेल हो चुका है, तो आपकी बात तो आवाज सुनेगा नहीं ना वो। तो वो तो कहेगा ठीक है, ये भी परचेजेबल है, बाकी भी परचेजेबल है, तो कर लो। तो ये वजह से, बाकी तो तो ब्यूरोक्रेसी क्या चाहती है, किस टाइप का बंदा चाहती है? वो ऑनेस्ट बंदा चाहती है, डिसऑनेस्ट चाहती है? ब्यूरोक्रेसी तो ऑनेस्ट नहीं चाहती है। ब्यूरोक्रेसी तो चाहती है कि हमारे साथ मिल जाए ये, क्योंकि वो आवाज नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्ट तो ब्यूरोक्रेसी है हरियाणा के अंदर ना। तो वो नहीं चाहती कि ऑनेस्ट आदमी हो, तभी तो वो हमारे ऊपर क्या ज्यादा प्रेशर क्या करते हैं, मेरे काम रोक देते हैं। फिर मुझे फिर दोबारा मीडिया में आवाज उठानी पड़ती है, कोई प्रेशर डालना पड़ता है, जब जाकर फिर काम स्टार्ट होते हैं, क्योंकि एक्ट में प्रोविजन ज्यादा है ना कमिश्नर के हरियाणा के अंदर, तो इस वजह से दिक्कत होती है। Is there any other question you guys want to ask, or anybody on the call? Yes, I had a question. Announce नमस्कार कीजिए। जी, मैं स्विट्जरलैंड से वॉलंटियर हूँ जी। मेरा आपसे एक सवाल था कि
गुड़गांव में काफी पढ़ा है मैंने कि मतलब लगभग सिर्फ 40% घर या हाउसिंग सोसाइटीज एक सरकारी सीवेज सिस्टम से कनेक्टेड है। बाकी सारे सिर्फ अपने किसी सेप्टिक टैंक में डाल देते हैं, या फिर मतलब कोई ट्रीटमेंट का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ऐसे मुझे सुनने को मिला। क्या ये सच है? और फिर अगर ये सच है तो मतलब इतनी रैपिड डेवलपमेंट को मतलब एक पब्लिक सीवेज सिस्टम, पब्लिक वाटर सिस्टम में कैसे लेके आना है, इसके लिए कुछ हो सकता है? नहीं, ये गलत है। यहाँ पर 98-99% एरिया सीवरेज सिस्टम से कनेक्ट है। जो अनअप्रूव्ड एरिया डेवलप होता है एमसीजी लिमिट के बाहर एग्रीकल्चर लैंड में, वो सेप्टिक टैंक बनाते हैं। बाकी तो सब समझ गया। एरिया सीवरेज सिस्टम। तो राठी साहब, एक ये जो 99 आप कह रहे हैं, गुड़गांव का कह रहे हैं या हरियाणा का ओवरऑल कह रहे हैं? नहीं, हरियाणा में भी एक्सेप्ट महेंद्रगढ़ और पलवल को छोड़ करके बाकी हर जगह सीवरेज सिस्टम से कनेक्ट है। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें कुछ पार्ट एरिया कनेक्टेड है, बाकी मैक्सिमम एरिया सेप्टिक टैंक पे कनेक्ट। ये रेजिडेंशियल एरिया की बात कर रहे हैं आप, राइट? और ये कब से है ये? नहीं, हरियाणा में तो सीवरेज सिस्टम बहुत पहले, हुड्डा का जो एक्ट 68 में जो स्टार्ट हुआ, हुड्डा सेक्टर जो है, तब से ये सीवरेज सिस्टम तो डिस्ट्रिक्ट में तो स्टार्ट हो गया था डलना। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है सीवरेज। थैंक यू वेरी मच सर। कोई और प्रश्न आपका? So, this is Arun from Boston. I had a question. Go ahead, please, Arun. Yeah, my question is, ये हरियाणा तो बहुत पहले से ही कास्ट सिस्टम पे इलेक्शन चलता है। अब एंड आई नो व्हाट ही सेड, आपने कहा कि लोग तंग आ गए, लेकिन कितने हद तक तंग आ गए कि ये चेंज होगा? तो राठी साहब, प्रश्न ये है कि हरियाणा में वोटिंग कास्ट लाइन पे होती है, जाट, नॉन जाट, पंजाबी, बनिया, काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। आपको क्या लगता है कि क्या समय आ गया है कि लोग इससे ऊपर उठकर वोटिंग कर पाएंगे? नहीं, देखो ऐसा है कि जैसे हमारे गुड़गांव का एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि नहीं आया है अभी, अदर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। गुड़गांव के अंदर ले लीजिए, जो हमारे न्यू वार्ड है, 6 या 7 वार्ड है, न्यू गुड़गांव बोलते हैं जिसको, हाईवे के लेफ्ट साइड में। इसके अंदर तो ये सिस्टम है कि आप कास्ट से ऊपर वोट। मैं खुद जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमारे एरिया में 1% भी जाट नहीं है, तो वो मेरिट्स पे देते हैं। बाकी सिटी के अंदर जो ओल्ड सिटी है उसमें वही पैटर्न है, पंजाबी, यादव, वही पैटर्न चलता है। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में 36 बिरादरी का पूरा इक्का जोक्का है और जो भी बढ़िया कैंडिडेट है उसी को वोट दिया जाता है? हाँ, हमारे तो बाकायदा डिबेट, जैसे कंडोमिनियम में ना, एक जैसे डिबेट होते हैं ना, प्रेसिडेंट के डिबेट होते हैं, सारे कैंडिडेट को बुलाते हैं, हेरिटेज सिटी में, गार्डन स्टेट में, सिल्वर ओक में, वो डिबेट करते हैं, भाई आप बताइए आपका क्या विजन है और आप क्या करना चाहते हैं। तो ये लोग पार्टी प्रेफरेंस करते हैं या पॉलिसी प्रेफरेंस करते हैं? ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई पार्टी प्रेफरेंस नहीं होती है। मैं इंडिपेंडेंट 2 टाइम से। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे आप बता रहे हैं कि जो आपका पर्टिकुलर एरिया है और इस पर्टिकुलर एरिया में काफी धनाढ़ व्यक्ति हैं, हाई इनकम टैक्स है, तो ये लोग जब किसी मुद्दे पे बात करते हैं और पर्सनल मुद्दे की बात कह सकते हैं, तो इनको पॉलिसी मैटर करती है कि सबसे अच्छी पॉलिसी कौन सी है, या ये देख रहे हैं कि वो पॉलिसी ला कौन रहा है? मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। अच्छा, कि इनको अगर एक खुद के लिए कोई चीज कंज्यूम करनी है, वो उसकी क्वालिटी, उसकी पॉलिसी देखते हैं या देख रहे हैं कि कौन बना रहा है? नहीं, वो देखते हैं कि ला कौन रहा है, मतलब इसके आइडिया किसके बेहतर है, उसी पे देखते हैं। आइडिया किसके बेहतर है, आप ये देख रहे हैं कि आइडिया जो बेहतर है वही मेन चीज? हाँ जी। ओके। लेकिन एज ए लोकसभा में देखते हैं ना इलेक्शन में, उसमें प्योरली पार्टी पे जाते हैं ये, और कुछ हद तक विधानसभा में भी। लेकिन जो एज ए काउंसलर में वो कैंडिडेट को देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए बेहतर है। तभी तो गुड़गांव के अंदर, लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर बीजेपी जीतती है, लेकिन अब की 12 ही काउंसलर इलेक्ट हो पाए, जबकि बीजेपी के मैक्सिमम काउंसलर तो हारे ही थे। तो कैंडिडेट पे ज्यादा। तो राठी साहब, हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपसे इस समय किसानी मुद्दों पर बात ना करें, क्योंकि 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं कि किसान लोग बॉर्डर पर बैठे हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से। आपकी क्या राय है? नहीं, मैं खुद किसान, हमने गुड़गांव के अंदर ना 70 दिन हो गए
मोर्चा लगाए हुए, राजीव चौक के ऊपर मोर्चा लगाया हुआ है। हम डेली सुबह 11 बजे से और 3 बजे तक वहीं बैठते हैं, एक्सेप्ट कोई दिन हमारी कोई मीटिंग होती है तो चले जाते हैं, बाकी हमारा सारा काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। और ये मूवमेंट हरियाणा में एक्सेप्ट गुड़गांव और फरीदाबाद को छोड़ करके पूरी तरह फैल चुका है पूरे हरियाणा में। ये यहाँ पर जैसे भी अभी एक भाई ने हमारे से पूछा कि भी कास्टिज्म कॉन्सेप्ट है, हाँ ये इसमें कास्टिज्म कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहाँ पर यादव और गुजर और राजपूत सपोर्ट नहीं कर रहे इस मूवमेंट को, बाकी सारी कम्युनिटीज को सपोर्ट कर रही हैं। ऐसे कोई पर्टिकुलर कारण की जैसे अब आपने रेफर किया है, ऐसा कोई वो पर्टिकुलर कारण क्या है कि क्योंकि यहाँ के जो लीडर हैं, यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राव इंद्रजीत हैं, वहाँ से कृष्णपाल गुर्जर हैं, वो दोनों ही यहाँ से जीते हुए एज ए बीजेपी कैंडिडेट। यहाँ के लोग बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ ज़्यादा अटैच रहते हैं, इस वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं यहाँ। गुड़गांव रीजन की आप बात कर रहे हैं? हाँ, गुड़गांव और फरीदाबाद रीजन की। बाकी पूरे हरियाणा में और बीजेपी की हिम्मत नहीं होती कहीं पर रैली कर ले, कुछ कर ले। तो अभी 2 जगह है रैली, तो खैर यहाँ भी नहीं कर पाए सिर्फ एक्सेप्ट महेंद्रगढ़, और बाकी तो लेकिन कुछ दूसरी कम्युनिटी जो कनेक्ट नहीं हो पा रही इससे। राठी साहब, अगर आपको एक सोल्यूशन लेना हो, आप इंजीनियर हैं, आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, फार्म बिल का प्रधानमंत्री साहब और किसान जी कहते हुए राठी साहब आप सोल्यूशन बताइए, तो आप क्या सोल्यूशन प्रपोज करेंगे? नहीं, इसका सॉल्यूशन तो क्या है कि सबसे पहले तो उनकी बात सही है जो अगर एक्ट बनाए हैं। जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है तो आप जैसे सीआईए से डिस्कस करते हो या इंडस्ट्री से डिस्कस करते हो कि भाई आपके बेहतर के लिए बना रहे हैं, आप इसमें कुछ बताइए क्या है। जब आपने कोई एक्ट पूछा ही नहीं आपने किसी भी किसान यूनियन से और बनाने से पहले, तो आप उसको विड्रॉ करिए। तो मैं तो यही कहता विड्रॉ करिए, उसके बाद फिर डायलॉग स्टार्ट करिए, प्रोसेस। फिर एक्ट सरकार के लिए तो एक्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं होता, पार्लियामेंट में आपके पास मेजोरिटी है, पर रिजेक्ट करिए, उसके बाद आप डिस्कस करके फिर बताइए कि ये चीज़ हम बनाना चाहते हैं, इसमें अगर कोई कमी आ तो बताइए। तो इसमें सरकार का दम नजर आता है कि वो अड़ी हुई है और मतलब कि डायलॉग करने पर उतारू नहीं है? नहीं, एरोगेंसी है सरकार की। सरकार को कभी भी एरोगेंसी नहीं लेनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि भाई अगर बातचीत करके इसको हल करना चाहिए। लेकिन वो आप पहली बार मैंने अपने मतलब इतने साल की राजनीति 55-56 साल का मैं हो चुका हूँ, पहली बार किसी बॉर्डर के ऊपर कीलें लगी देखी हैं। मतलब एक इनसेंसिटिव सरकार जो होती है ना, आप मतलब किसी बॉर्डर पर वो भी आपकी कैपिटल के अंदर आप कीलें लगा के बॉर्डर क्रॉस कर दोगे, इससे ज्यादा नीचता की क्या चीजें हो सकती है। मैं तो यही कहता हूँ। धन्यवाद राठी साहब, आप अपने विचार शेयर करने के लिए। मैं पूछना चाहूंगा, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस? हाँ जी, यहाँ पे एक सवाल है। राठी साहब, यहाँ पे मतलब ये थोड़ा मैं तो हाइपोथेटिकल सवाल पूछूंगा कि हरियाणा में हम क्या बोलते हैं, किसान बेस्ड पॉलिटिक्स देख रहे हैं या फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स देख रहे हैं? क्या समय आ चुका है कि कोई एनवायरमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर भी कुछ मूवमेंट निकल सके? क्योंकि मतलब हरियाणा में मतलब के जंगल सबसे ज्यादा डिफॉरेस्ट हो चुके हैं, खासकर अरावली माउंटेन्स के जो हिल्स के जो इको सेंसिटिव एरियाज है वो तो पूरी तरह से अभी प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे हैं, और फिर लेक्स पूरे ड्राई अप हो रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एनवायरनमेंट को सेंटर में रख के एक आप हरियाणा एक नई मूवमेंट ला सके वहां पे? आपने बात इन्वायरमेंट की इसके अंदर हमारी ही गुड़गांव सिटीजन काउंसिल ने पहले पंजाब ने हाई कोर्ट में फाइट करके, सुप्रीम कोर्ट में फाइट करके एक्ट बनवाया कि जमीन से पानी नहीं निकाला जाएगा। और एक लेक है यहाँ पर नजफगढ़ लेक, आपने सुना होगा, उसका कैचमेंट एरिया में लाइसेंस दे दिया उसका, उसके भी अंदर हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि गुड़गांव के 1% लोग हैं जो ये फाइट कर रहे हैं। वो इलेक्शन के अंदर मैटर नहीं करता, और जो फाइट कर रहे हैं वो लोग वोटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते यहाँ पर ना। तो इसलिए ये हरियाणा के अंदर राजनीति तो किसान बेस्ड ही चलेगी। अच्छा, रेसिडेंट्स को साथ में लेके एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स का कैंपेन मुश्किल है हरियाणा में? नहीं, वो एक वार्ड में भी काउंसलर नहीं बना पाते इतने लोग ना, इतने बहुत कम। जैसे हम अरावली के लिए फाइट करते हैं, हमारे यहाँ पर फरीदाबाद रोड पर मुश्किल से हम 200 लोग होते हैं, और 200 लोग का कोई मैटर नहीं करता। एक मतलब मैं 3 विधानसभा फाइट कर चुका हूँ, 2009 में, 2000
उसमें 15 में और उसके बाद 19 के अंदर, लेकिन पार्टी तीनों सिंबल पे कि विधानसभा के इंडिपेंडेंट? अंदर नहीं, एक बार आम आदमी पार्टी से 2 बार इंडिपेंडेंट। तो मैं ये चीजें मैं खुद कर रहा हूँ एज ए लीगल ऑप्शंस के द्वारा, लेकिन जी। यहाँ के लोग कितनी 6000 वोट आती हैं क्योंकि लोग वोट ही नहीं डालते। वो राठी चीजें साहब, इस समय आपका पब्लिक कनेक्शन कैसे रहता है? आप कैसे अपनी रीच को बढ़ा रहे हैं, अपने मुद्दों को कैसे लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं? हाँ, मेरा रूटीन क्या है, सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ अपने इश्यूज पे या गवर्नमेंट अथॉरिटी से मीटिंग के लिए, और 4 बजे बाद में फिर अपना काम है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है मेरा, उसके लिए आकर अपना ऑफिस में फिर स्टाफ है उसको मॉनिटर करता हूँ। दिन भर में पब्लिक में सुबह स्टार्ट हो जाता हूँ, पब्लिक में ही रहता हूँ, पैदल मार्च करने हैं। हमने यहाँ ग्रुप बनाए हुए हैं गुड़गांव में, सिटीजन ग्रुप है जो अलग अलग इश्यूज पे, अकेला मैं आदमी हूँ आज के दिन, सारे तो बीजेपी के हैं यहाँ पर, तो अकेला मैं हूँ जो हर इशू पे आपको कहीं भी अगर गुड़गांव की न्यूज उठा के, हर इशू पे हम खड़े मिलते हैं, प्रशासन के अगेंस्ट खड़े मिलते हैं। मेजर इश्यूज क्या आते हैं लोगों के आपके पास जब लोग आपसे मिलते हैं, आम आदमी आपसे मिलता है, आप कह रहे हो कि आपकी डेली पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, क्या इशू लेकर लोग आपके पास आते हैं जो आपको अक्सर सुनने को मिलता है? यार ये छोटी सी चीज, जैसे कि एक मिनट मैं इसमें, यार ये तो बहुत हल्की सी चीज है यार, ये तो ऐसे चुटकी बजाती हो सकती है सोल्व, ऐसी 2-3 प्रॉब्लम्स बता सकते हैं? नहीं, यहाँ तो मतलब क्योंकि बहुत बड़ा सिटी है, डिफरेंट इशू, कुछ एक ऐसा यहाँ 900 मीटर का एक रेडियस है जो एयरफोर्स डिपो के चारों तरफ है। 900 मीटर के अंदर आप हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, लेकिन गुड़गांव के अंदर हाउसेस की कोई पॉलिसी नहीं थी, लोगों ने अपने मकान वहां पर बना दिए। उसका इशू लेकर हम सुप्रीम कोर्ट को स्टे करवाया, फिर उसके बाद लोगों को बेसिक इम्यूनिटी नहीं, उसके लिए हम हाई कोर्ट में गए, वाटर सप्लाई, सीवरेज। एक तो वो बहुत बड़ा, कम से कम वहां पर कम से कम 10,000 फैमिली जो रहती हैं उसके लिए हमने फाइट किया। दूसरे इश्यूज तो रूटीन में है कि हमारा भाई हाउस टैक्स की मेरी आईडी बनवा दो, मेरा टैक्स ज़्यादा आ रहा है, इलेक्ट्रिकल बिल इन्फ्लेटेड है, मीटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीटर दोबारा हर सरकार हर दो साल में मीटर बदल देती है जो फास्ट चलने वाले हैं, प्लस किसी के सीवरेज कनेक्शन नहीं होते हैं या उसके रेट ज़्यादा, रजिस्ट्रेशन, कुछ एरिया के रजिस्ट्रेशन बंद कर देते हैं। मतलब जो एक सरकार के जो इश्यूज होते हैं वो कंटिन्यू आते रहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर के बारे में थोड़ा सा बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग इशू है, दिल्ली में भी इशू हुआ करता था, ये जो सोल्व हो गया, लोगों को एक बार फिर से याद करवाया जाए, ये क्या है इलेक्ट्रिसिटी मीटर का खेल? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या है कि यहाँ जैसे यहाँ पर 7 रुपये 40 पैसे रेट है। पहले यहाँ पर चलता था, टेलीस्कोपिक कॉन्सेप्ट होता था, अगर आपकी 200 यूनिट आएंगे तो इतने 4 रुपये हैं, 200 से आपके 400 आएगा तो आपको 4.5 रुपये है, फिर 400 से 700 आएगा इतना, 700 से जितना भी आगे आएगा इतना, अलग अलग रेट है, 4 पैटर्न थे रेट के। इन्होंने वो मेथड खत्म कर दिया, आपको एक फ्लैट रेट लगेगा 7 रुपये 40 पैसे। फिर दोबारा उसके लिए हमने फाइट किया क्योंकि पुअर्स के लिए तो फिर रेट एक बराबर हो गया तो ठीक नहीं, फिर दोबारा फाइट किया, दोबारा वो सिस्टम डेवलप करवा। और ये अब ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर कोई किसी कंपनी के मीटर ले आते हैं, हर 2 साल में चेंज कर देते हैं। तो अभी जो मीटर चेंज हुए हैं उनके बिल 1.5 टाइम ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये भी बहुत इशू लगातार कई महीने से आ रहा है, तो उसके लिए हमने लगातार DHV के MD को लिखा, फिर सरकार को लिखते हैं, तो उस कंप्लेंट आते हैं, कुछ आके जेई ग्राउंड पर ठीक कर देता है, उसके नहीं हो पाते हैं, तो ये इशू चल ही रहा है। देखो, आप कह रहे हैं कि हर 2 साल में चेंज कर देते हैं, तो वो खराब हो जाते हैं, उसका चार्ज पब्लिक को? नहीं, वो असल में क्या होता है कि हरियाणा के अंदर या कह लीजिए इंडिया में एक कॉन्सेप्ट होता है, सप्लायर से मटेरियल परचेज, हरियाणा में एक कमेटी है, परचेज कमेटी बोलते हैं, उसका 10% कट होता है, जो भी परचेज कमेटी का हेड होता है, जनरली चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन अब की बार चीफ मिनिस्टर नहीं है, कोई दूसरा मंत्री है, तो वो बल्क में चीजें परचेज करते हैं। मान लो आपको वाटर सप्लाई पाइप खरीद ली, वो 10 साल के लिए खरीद ली, कोई भी सीवरेज खरीद ली या मीटर खरीद लिए, कोई कंपनी आगे मुझे या मेरे मीटर कंज्यूम करने हैं, तो वो कहेगा ठीक है आप ले लो जी, आपने परसेंट, तो वो मीटर चेंज होते रहते हैं। केबल खरीद ली, परचेज, बल्क में केबल परचेज कर लिए। एक बार थोड़ा सा इस मुद्दे पे रहते हैं। हाँ जी, एक मीटर लगा 2 साल के लिए, वो खराब हो जाता है इसलिए चेंज करना पड़ता है? नहीं, खराब नहीं होता वो मीटर, दूसरी सरकार दूसरे मीटर ले आती है, अब ये मीटर लगेंगे, अब ये मीटर वे चेंज होंगे, ये पुराने होंगे, दूसरे मीटर लगेंगे। कोई यहाँ पर लोग आवाज नहीं उठाते गुड़गांव में इतने ज्यादा, जब ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, जब ज्यादा कोई ग्रुप खड़ा हो जाता है। तो उसकी जस्टिफिकेशन वो CAG के ऑडिट वगैरह उसमें कैसे देते हैं?
नहीं, वो तो कोई ऐसा यहाँ पर कोई क्या कि कोई खास इतनी ऑडिटिंग नहीं है, कोई खास ऑडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं आता उसमें निकल करके ना, क्योंकि ऑडिटर भी खुद करप्ट है। जैसे कॉर्पोरेशन में इंटरनल ऑडिट होती है, वो खुद पैसे लेते हैं, अकाउंट्स वाला अलग एक परसेंटेज लेता है, वो अलग परसेंटेज लेता है। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। आप हरियाणा के लीडरशिप स्ट्रक्चर का थोड़ा-सा ओवरव्यू दे सकते हैं? हमको बस सुशील गुप्ता जी पता है, हमको बस नवीन जैन जी पता है। उनके अलावा और कोई की लीडर्स और एक्टिविस्ट्स हैं जो आगे जाके की लीडर्स मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट्स बन सकते हैं या एमपी कैंडिडेट्स बन सकते हैं? देखो, कैंडिडेट तो तभी बनेंगे जब पार्टी की लहर आएगी स्टेट के अंदर। अभी 4 जोन बनाए हुए हैं हरियाणा के अंदर। जैसे एक जोन में 4 अध्यक्ष हैं। जैसे साउथ जोन का मैं अध्यक्ष हूँ, हमारे संगठन मंत्री ओम प्रकाश गुप्ता जी। सेंट्रल जोन के अध्यक्ष हैं अश्विनी देसवाल जी, और पवन पंगाल वहाँ के संगठन मंत्री हैं। और नॉर्थ जोन में कुलदीप कौशिक जी हैं, और सुखबीर जी हैं, वहाँ के संगठन मंत्री हैं। और वेस्ट जोन के लक्ष्य गर्ग हैं, और वहाँ के संगठन मंत्री, मुझे शायद नाम याद नहीं है उसका, वो है। ऐसे अभी जोन बनाए हुए हैं। अभी तो 1 साल तो ये जोन का सिस्टम चलेगा। पंजाब इलेक्शन के बाद अब डिसाइड किया जाएगा कि कौन अध्यक्ष बनेगा, डिसाइड होगा। अभी कुछ हमारे ना हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से लिस्टें बन रही हैं, वॉलंटियर कितने, जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा वॉलंटियर होंगे उसी डिस्ट्रिक्ट का आदमी नेशनल एग्जीक्यूटिव में जाएगा। अच्छा, राइट। मतलब बस ये है कि पंजाब में तो काफी बड़ी लहर आ गई पार्टी की, पर हरियाणा में इवन दो अरविंद जी खुद हरियाणा से आते हैं और फिर भी मतलब हरियाणा में उतना पिकअप नहीं हो पाया। मतलब ये काफी स्ट्रेंज लगता है इवन दो। वो एक रीजन है हरियाणा में, क्योंकि हर यूथ जॉब मांगता है। मैंने भी कई बार प्रपोजल दिया है गुप्ता जी को, और हमारी जो कई बार मीटिंग होती है सेंटर की, कि आप एटलीस्ट दिल्ली में आपके पास फायर डिपार्टमेंट है, आप एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट से हजार यूथ को तो एम्प्लॉय करो फायर के अंदर। जब तक आप जॉब नहीं दोगे तो पार्टी के ऊपर फेथ नहीं कर पाते हरियाणा के लोग। ट्रेडिशनल चलते हैं क्योंकि उनको तो नौकरी चाहिए होती है। अभी हमारी पार्टी में ये कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ है कि हम मतलब लोगों का जैसे काम करना, भाई कोई आता है तो उसकी हेल्प करके काम करवा दे, भाई सिस्टम मेरिट्स पे चलेगा। मेरिट्स के हिसाब से राजनीति चलती नहीं। आपको काम पब्लिक के करने ही पड़ेंगे, कैसे भी तरह आपको भाई हुकनपुर का, आपको अगर आपके पास कोई आता है तो आपको उसका मैक्सिमम आपका अपना जोर लगा के काम करवाना ही है। उसका कैसे करवाते हो आपका हेडेक है, उसका नहीं। पावर में आके कराना एक बात है, पर मतलब बगल के स्टेट के पावर को यूज करके इस स्टेट का काम करवाना, ओके, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। राठी साहब क्या बता रहे हैं कि एक तो एवरी सिस्टम इज मेरिट बेस्ड, एक दूसरा है कि अगर आपके पास जनता का कोई बंदा काम के लिए आ गया कि भाई मुझे जॉब चाहिए, तो उस समय ये है कि चाहे उसको 5,000 रुपए की जॉब कहीं पे लगवाई जाए धक्के से, कि भाई यहाँ पे इसको फंसाओ, वो जो इसको अप्रोच जो कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये नहीं है कि आप उसमें रिश्वत ले रहे हो, लेकिन वो है कि भाई आपके पास अगर एक फरियादी आ गया है तो भाई जाओ लग जाओ। तो आई गेस राठी साहब उस ट्रेडिशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं हरियाणा में। राठी साहब आप यही कह रहे थे? हाँ, क्योंकि जॉब तो आपको डीसी रेट पे लगाओ 11,000 में, लेकिन आपको लड़के को जॉब तो देनी है। ये क्या करते हैं बीजेपी वालों ने, आउटसोर्सिंग का सिस्टम है। जैसे हमारे कॉर्पोरेशन में इन्होंने 2,000 आदमी भर्ती कर लिए। मैंने जाते ही आवाज उठाई कि भी ये आउटसोर्सिंग के आदमी गलत हैं। मैंने एक 2,000 लोगों का 1 साल के अंदर इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेने के बाद पता चला, लिखा हर ये किस मंत्री का, ये किस मंत्री का, सबकी रिपोर्ट दी, तो 500 आदमी निकलवाए वो, क्योंकि जो इनकेपेबल थे सारे, ऐसे भर्ती कर रखे थे अप्रोची सारे। लेकिन ये तो लगाते हैं ना। राइट। तो राठी साहब, आपका रेडियो का ये पहला वीडियो कॉल हुआ है, रेडियो और वीडियो दोनों, तो इसके भी आप फर्स्ट इसके गेस्ट रहे हैं, एंड आई वुड लाइक टू थैंक आदि एंड मानसी फॉर सेटिंग दिस अप। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपसे कनेक्ट में रहेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी राजनीति के लिए शुभकामनाएं, और हमें ये उम्मीद है कि आप ईमानदारी के पथ पे यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, और जितनी भी कठिनाइयां आएंगी हम मिलकर इसको सहेंगे। जो अगर इंडिया में जब आते हैं तो
आप कॉल करना, दिल्ली के एयरपोर्ट नजदीक है, जो हिसार जाने से पहले तो आप मिलते जाना। जी आपको सेवा का मौका बिल्कुल देंगे। जाने से पहले थोड़ा सा हरियाणवी में थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा हरियाणवी सुनवा दीजिए प्लीज। क्या सुनाएंगे वो आप देख लो, लठ मार जमा। मैं सुनाने उनाने में तो ज्यादा विश्वास करता नहीं हूँ। वो गाने वाने में ज्यादा है नहीं अपना। नहीं गाने में नहीं, थोड़ा सा अच्छा कुछ हरियाणवी, कुछ जिस तरह कहते हैं ना चुटकुला, कोई हरियाणवी एक कोई बात जो। हरियाणवी तो यही है भाई, बस मेहनत करें जा, आगे बढ़े जा। हाँ और तो वो यही के है। सही, बिल्कुल सही बात। हरियाणा के बारे में एक बात फेमस है कि हरियाणा का नाम हरि प्लस आना, जहाँ पर हरि का आना हुआ। So that's what is also famous about like Haryana. So thank you very much राठी साहब। ठीक है, थैंक यू। न्यू लठ गाड़ते रहो। मोबाइल भेज देना मैं नंबर। हाँ जी मैं भेज दूंगा। न्यू लठ गाड़ते रहो आप, ठीक है जी। हाँ बस न्यू लठ गड़ता रहेगा यार, चिंता मत करो। ठीक है चलो भाई सारा ने राम राम, मिला के फिर अगली बार।